गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ़ यू। मैं श्रीनिवास पांडे आप सभी बच्चों का स्टडी 91 के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं। काफ़ी आगे हम लोग आ चुके हैं। आपको मालूम है कि बायो के कई क्लासेस हो चुकी हैं और इम्पॉर्टेंट क्लासेस हुई हैं। आप प्लीज़ जिन लोगों ने ना देखी हो, जो लोग अभी हाल में ही जुड़े हों, ऑलरेडी जो हैं पढ़े हुए हैं वीडियोस, है ना, ऑलरेडी वीडियोस पढ़े हुए हैं। आप जा करके उनसे एक बार मुखातिब होइए। काफ़ी अच्छी जानकारी दी है। शॉर्ट रिवीजन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। एक दिन में अगर मान लीजिए 5 वीडियोस भी अगर देख लेते हो मेरी, है ना, तो 5 दिन के अंदर 5-6 दिन के अंदर पूरी साइंस एक बार पढ़ ले जाओगे और एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादातर आपको वहाँ से फंस जाएगा, है ना। जानबूझ के ऐसा वही दिया जा रहा है कि कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आउटपुट आप निकाल सकें, बस और कोई मकसद नहीं है इन वीडियोस का। ठीक है, इतने शॉर्ट फॉर्म में साइंस नहीं पढ़ाई जाती, आपको मालूम है, पर मैं उस पूरी चीज़ की समरी दे रहा हूँ। मैं छोड़ता नहीं हूँ कुछ, पूरी चीज़ की समरी दे देता हूँ, जल्दी जल्दी दे देता हूँ, लेकिन दे ज़रूर देता हूँ, है ना। तो आप अगर ये सोचे कि आप ऐसा समझिए कि आप पूरा लेक्चर ही सुन रहे हैं, उसमें क्या करेंगे, मैं धीरे धीरे बोलूँगा वगैरह, बार बार जो है फिगर वगैरह ये सब बनाता रहूँगा, तो वो सब क्या होता है, समय एक्सटेंड होता है। यहाँ पर कुछ इस तरह की इस्तेमाल हो ही नहीं रही है ना। तो चलिए स्टार्ट करता हूँ आज का लेक्चर। आज का लेक्चर आप देख रहे हैं डाइजेस्टिव सिस्टम, पॉइंट नुमा बात करेंगे यार इसमें। ठीक है, प्लीज़ आप लोगों से माफ़ी चाहूँगा, मतलब कि इसमें कि बहुत अंदर घुस के मतलब ये पेट बनाऊँ अतड़ी बनाऊँ वो नहीं हो पाएगा, पर कोशिश करूँगा कि छोटा मोटा फिगर को आपको सारे वो पॉइंट्स मिल जाए जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। बस आपको वही चाहिए और मुझे भी वही चाहिए, आपकी क्या संतुष्टि। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर, डाइजेस्टिव सिस्टम। पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम। देखिए, डाइजेस्टिव सिस्टम में मैं आपको न्यूट्रिएंट वाला पार्ट वो अलग से चलेगा क्लास, जिसमें क्या चलेंगे, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, फैट, उनकी बात हम अलग से करेंगे। ठीक है, यहाँ पे हम सिर्फ और सिर्फ पाचन की बात करेंगे कि किस तरह से पाचन हो रहा है, कितने चरणों में हो रहा है, और वहाँ से क्या क्या इंपॉर्टेंट वन लाइनर क्वेश्चंस बन सकते हैं वनडे के लिए, जो कि आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हैं, हम उसकी बात करते हैं। ठीक है ना। तो पाचन, पाचन क्या होता है, मैं आपको एक सिंपल सा वर्ड में बताता हूँ। पाचन क्या होता है कि ब्रेकिंग ऑफ फूड, ब्रेकिंग ऑफ फूड, ठीक है ना। भोजन का बड़े टुकड़ों से छोटे टुकड़ों में टूटना क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। नॉर्मल भाषा में कि पाचन क्या है भैया, भोजन का बड़े टुकड़े से छोटे टुकड़ों में, जिससे कि वह शरीर अवशोषित कर ले उसको, उतने छोटे टुकड़ों में टूटने को, प्रोसेस को क्या कहा जाता है, आपका भोजन कहा जाता है। जिसमें हमारा दांत से लेकर के, लार से लेकर के, अमाशय से लेकर के छोटी आंत तक जो है पाचन क्रिया हो रही है, संपन्न हो रही है ना। तो ब्रेकिंग ऑफ फूड इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स, इनटू स्मॉलर पार्टिकल्स। अब देखिए, हिंदी में बोल दिया, पूरा समझा दिया। बहुत से लोगों को कमेंट आएगा, सर हिंदी में लिखिए। अरे मैंने कोई उर्दू नहीं बोली अभी मैंने सिर्फ यही बोला है कि भोजन का छोटे टुकड़ों में टूटना ही क्या कहलाता है, आपका पाचन कहलाता है। क्या कहलाता है, पाचन कहलाता है। क्या बात है, क्लियर है सभी को। चलिए, तो एक पॉइंट ये हुआ। ठीक है, एक पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट पे ज़रा आते हैं और ज़रा देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। भोजन पाचन जो है, भोजन का पाचन जो है मुख्यतः पाँच चरणों में जो है वह होता है। ठीक है ना, 5 चरणों में होता है। ठीक है, कितने चरणों में पाचन संपन्न होता है आपका, पाचन जो है कितने चरणों में संपन्न होता है, 5 चरणों में संपन्न होता है। पहला चरण अंतःग्रहण, जो ग्रहण कर रहे हैं भोजन, इंग्लिश में देखें तो इंजेशन,
और एक बार यही सीरियल पूछ लिया था कि किस सीरियल से होता, आईएएस में पूछ लिया था कि सीरियल वो बताइए, पहले क्या हो रहा, फिर क्या हो रहा, फिर क्या हो रहा है। अंतःग्रहण इंजेक्शन, इसके बाद क्या हो रहा है, एब्जॉर्प्शन, ठीक है ना। इसके बाद क्या हो रहा है, सॉरी, इसके बाद पाचन होता है। नाम हालांकि हेडिंग वही है, पर यहाँ पर एक पाचन स्वयं एक अपना प्रोसेस हो रहा है, पाचन, डाइजेशन, डाइजेशन। फिर अवशोषण, अवशोषित कर रही है बॉडी, अवशोषण, एब्जॉर्प्शन बोलते हैं इसको, एब्जॉर्प्शन, क्या बोला जा रहा है, एब्जॉर्प्शन। चौथा आता है स्वांगीकरण, एसिमिलेशन, क्या बोलते हैं उसको, एसिमिलेशन। और लास्ट आता है मेरे भैया, लास्ट आता है बहिष्करण, बहिष्करण, इजेशन। ठीक है, तो ये 5 चरण है आपके जिसमें पूरा पाचन कंप्लीट हो रहा है। ठीक है, पहला ही क्या है, अंतःग्रह इंजेक्शन लेना, पाचन हो रहा है, फिर अवशोषण, सोखना मतलब, स्वांगीकरण और बहिष्करण। तो मैं आपको यहाँ पर एक एक पॉइंट लिखता चलूँगा और आप जरा उसको धीरे धीरे समझते चलिएगा। ठीक है, एक एक पॉइंट यहाँ पे नोट करता चलूँगा, आप कृपा करके उसको समझते चलिएगा। और प्लीज़, कभी कभी क्या होता है कि हमारा स्टाफ भी इतना बिजी रहता है कि इतनी क्लासेस जा रही होती है, कभी कभी PDF अपलोड करना भूल जाता है मान लीजिए, तो आप लगातार, मैं हट जाता हूँ, आप स्क्रीनशॉट बहुत अच्छे से ले सकते हैं। इसीलिए हट जाता हूँ कि आप स्क्रीनशॉट पूरे स्क्रीन का आप ले सके जो मैंने बोर्ड पे लिखी हुई रहती हैं। ठीक है, तो पाचन 5 चरणों में हो रहा है, यह है। कुछ और पॉइंट जरा देख लेते हैं पाचन से रिलेटेड। मिनरल, खनिज पदार्थ, मिनरल्स का मतलब खनिज, प्लस विटामिन्स, इनका पाचन नहीं होता है। ठीक है, यह सीधे सीधे यहाँ क्या होते हैं, सीधे सीधे एब्जॉर्ब कर लिए जाते हैं, इनको तोड़ा नहीं जा सकता ना, नो डाइजेशन, इनको तोड़ा नहीं जाता है। मैं बता रहा हूं क्यों, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय बॉडी। ठीक है, खनिज पदार्थ और विटामिन इतने सूक्ष्म होते हैं, इतने छोटे माइन्यूट पार्टिकल, माइक्रो पार्टिकल्स होते हैं कि शरीर इनको क्या करता है, सीधे सीधे अवशोषित कर लेता है। इनके आपके पाचन की आवश्यकता पड़ती ही नहीं है ना, इनके पाचन की आवश्यकता पड़ती नहीं है, सीधे सीधे शरीर द्वारा अवशोषित कर लिए जाते हैं, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी, डायरेक्टली एब्जॉर्ब्ड बाय द बॉडी। ठीक है ना, बाय द बॉडी। ठीक है, किसका किसका मेरे भैया, मिनरल्स, मिनरल्स और विटामिन्स का। ठीक है, मिनरल्स और विटामिन्स का सीधे सीधे क्या होता है, सीधे सीधे आपका एब्जॉर्प्शन हो जाता है शरीर में। ठीक है, सीधे सीधे एब्जॉर्प्शन हो जाता है शरीर में। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट जरा देखिएगा, पाचन मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही स्टार्ट हो जाता है, मुख से ही क्या होता है मेरे भैया, मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक है, तो एक बार एक सवाल बनी थी, अब देखिए कैसे मेरे लेक्चर से पीसीएस में एक बार सवाल बनी हुई है, वो जरा ध्यान से देखिए, बड़ा अच्छा एग्जाम में आया था क्वेश्चन कि सबसे पहला एंजाइम भोजन में मिलने वाला या भोजन को तोड़ने वाला कौन है। तो जाहिर सी बात है, सबसे पहले भोजन का पाचन कहाँ शुरू हो रहा है, मुख में। तो जाहिर सी बात है, एंजाइम पहला कार्य अपना कहाँ करेगा, मुख में ही करेगा, जो लार में मौजूद एंजाइम है।
ठीक है। और वहाँ उन्होंने लार में मौजूद एंजाइम लिखा था, मान लीजिए बहुत और टफ नहीं किया तो उन्होंने केवल यही बस लिखा था कि कहाँ पर रहता है, तो लार में मौजूद एंजाइम जो रहता है वही सर्वप्रथम भोजन के पाचन। तो यहाँ आपका काम आता है सोचने का यार। अब जैसे मैंने तो लिख दिया मुख से पाचन चालू हो जाता, अब वो सवाल आई हुई है, यहाँ आपको सोचने की जरूरत है कि यहाँ मैं अपना दिमाग कैसे लगाऊं। ठीक है, यहाँ मैं अपना दिमाग कैसे लगाऊं, ये रहता है। आईएएस की भी लोग क्लास कर रहे होते तो टीचर सब कुछ बता देता है, अब वो घुमा के पूछ ले किसी और एंगल से तो यहाँ पे तार्किक शक्ति आपकी प्रयोग होगी कि आप किस तरह से उस सवाल को देख रहे हैं। ठीक है, तो पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। ठीक, अभी मैं बताऊंगा आपको सारी चीजें। ठीक है, चलिए ऊपर से ही चल रहा हूं अभी। तो पहले मुख आएगा, फिर ये पाइप आएगी, फिर अमाशय आएगा, फिर छोटी आंत आएगी, फिर बड़ी आंत आएगी। मैं प्रॉपर पूरी कोई हेडिंग करके नहीं पढ़ा रहा हूं, मैं बस आपको एक एक स्टेप किस तरह से भोजन नीचे चलता चला जा रहा है, एक एक बात सामने आती चली जा रही है। हेडिंग में कोई भी नहीं लिखूंगा, आपको पॉइंट्स वाइज सारी चीजें मिलती चली जाएंगी। हाँ, सीरियल अपने आप बनता चला जाएगा क्योंकि मैं मुख से स्टार्ट किया हूं, है ना, तो आराम से सीरियल बाय सीरियल वह नीचे आ जाएंगी सारी बातें। ठीक है, तो पाचन मुख से ही शुरू हो जाता है। अब जब पाचन मुख से शुरू हो गया मेरे भैया, तो यहां क्या होगा, सबसे पहले जरा देखिए, मान लीजिए मैं यहां एक छोटा सा ऐसे डायग्राम बनाता हूं, हालांकि है ये, मान लीजिए ये आपका बाद में इधर अमाशय इधर आ जा रहा है। बस एक सेकेंड, ये आपकी छोटी आंत वगैरह है। अब मान लीजिए इधर बाहर हो जा रहा है भोजन, है ना। ठीक है, तो यहां से लेकर के, जानबूझ के थोड़ा सा ऐसा डायग्राम है, ठीक है, यहां से लेकर के ये इस पॉइंट से ए से लेकर के बी तक जहां पे वो बाहर हो रहा है भोजन, ए से लेकर के बी तक जहां पे वो भोजन बाहर हो रहा है। ठीक है, अब यहां जगह नहीं थी उतनी, ये छोटी आंत बड़ी आंत या अमाशय, ठीक है, इसको बना दिया अगर, तो ए से लेकर के बी तक, ए से लेकर के बी तक क्या कहा जाता है, इसको गुदा मास कहा जाता है। ठीक है ना, क्या कहा जाता है, गुदा मास। एलिमेंट्री कैनाल, एलिमेंटरी कैनाल, सॉरी ये गलत थोड़ा सा लिख गया है, एलिमेंट्री कैनाल, इसको आहार नाल कहा जाता है। सॉरी वहां गुदा मास लिख गया था गलती से, आहार नाल। आहार नाल कहां से कहां तक होती है मेरे भैया, ए से लेकर के बी तक, मुख से लेकर गुदा मास तक। कहां से कहां होती है, मुख से लेकर के, मुख से गुदा मास तक, जहां से बाहर होती है सारी चीज, गुदा मास तक। और इसकी लंबाई कितनी होती है, 8 से 9 मीटर। देखिए कितनी इंपॉर्टेंट बातें आ रही हैं, है ना, समझ रहे हैं। तो पाचन मुख से शुरू हो जाता है, अब मुख से यहां एंट्री लिए और जो सबसे लास्ट में निकल रहा है यहां से, ये पूरा का पूरा जो पाइप है एक, यह क्या है, इसको कहा जाता है एलिमेंट्री कैनाल। और यह कहां से कहां तक रहता है, मुख से लेकर के गुदा मास तक रहता है। कहां से कहां तक रहता है, गुदा मास तक रहता है। और जो है इसकी लंबाई कितनी है, 8 से 9 मीटर, 8 से 9 मीटर। ठीक है, और यहां पे ध्यान से देखिएगा, आहार नाल जो है कई ग्रंथियों और अंगों से मिलकर के बना है। ठीक है ना, आएंगे इसमें बीच में लीवर, अमाशय, है ना, कई ग्रंथियों और क्या है, कई ग्रंथियों और अंगों से मिलकर के यह जॉइंट रहता है। और एक बात और याद रखिएगा, इसको जठरांतरीय मार्ग भी कहते हैं। क्या कहते हैं, जठरांतरीय मार्ग, जठरांतरीय मार्ग कहते हैं गैस्ट्रो, ठीक है ना, गैस्ट्रो कह लीजिए आप इसको, गैस्ट्रो पाइप। यह जठरांतरीय मार्ग यहाँ पर
इसको बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? जठरांतरीय मार्ग बोला जाता है। यह कई ग्रंथियों और अंगों से मिलकर के बना रहता है, ठीक है। और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल वैसे पूरा बोला जाता है, लेकिन ठीक है उतना आएगा नहीं, आप बस केवल इतना याद रखिए। यहाँ तक ये बात समझ में आई। चलें कुछ और पॉइंट्स अगर देखें, ठीक है। अब यहाँ पे मुख की ही बात हो रही थी, नेक्स्ट पेज पर आ जाता हूँ, ठीक है। ज़रा देखिएगा, अभी हम मुख में ही हैं, है ना। अब वो जानबूझ के बता दिया वो पाइप के बारे में ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। जो सबसे पहला आ रहा है यहाँ पर, अगर हम देखें तो जीभ भी पड़ेगी आपकी, जीभ, टंग, ठीक है। इस पे दो प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, 2 टाइप्स की ग्लैंड पाई जाती हैं। किस पर? जीभ पर 2 प्रकार। आप देखिए मेरा कहने का मतलब है कि अब जैसे मुख से चल रहे हैं, अभी आपको सब समझ में आएगा। जीभ है तो मुख में ही चल रहा है, अभी फिर लार की बात आएगी, फिर पाइप की बात, तो आपको ऑटोमेटिक समझ में आएगा कि भोजन हमारा चल किस जगह रहा है, ठीक है। तो जीभ में 2 प्रकार की ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है, 2 प्रकार की ग्लैंड्स पाई जाती हैं। एक का नाम है सीर्मी ग्रंथि, दूसरे का नाम है श्लेष्मिक ग्रंथि, ठीक है। कौन कौन सी हैं जरा देखिए, सीर्मी ग्रंथि, सीर्मी ग्रंथि, और दूसरी है श्लेष्मिक ग्रंथि। कौन सी है? श्लेष्मिक ग्रंथि, है ना, श्लेष्मिक ग्रंथि। एक को बोलते हैं सीर्मी ग्रंथ मतलब सेरस ग्लैंड, और दूसरा है म्यूकस ग्लैंड, ठीक है, सेरस ग्लैंड एंड म्यूकस ग्लैंड। अगर अंग्रेजी में लिखना चाहूँ, SEROUS, सेरस ग्लैंड, एंड ये क्या है आपका? श्लेष्मिक मतलब म्यूकस ग्लैंड, ठीक है। तो ये 2 ग्रंथियां हैं, एक है आपका सेरस ग्लैंड और दूसरा है क्या आपका? श्लेष्मिक ग्रंथि है, ठीक है। एक सेरस ग्लैंड है, दूसरा श्लेष्मिक ग्रंथि है, ठीक है। अब जरा देखते हैं कि क्या क्या हो रहा है, क्या क्या नहीं हो रहा है, उसके बारे में जरा और बात करते हैं। मुख में देखिए श्लेष्मिक ग्रंथि से ही एक तरीके से आपका क्या निकलता है? म्यूकस ग्लैंड निकलता है, ओ सॉरी म्यूसिन, क्या निकलता है? म्यूसिन निकलता है, म्यूसिन। सुनते रहना यार, बस यहाँ चीज़ें आपको याद करने वाली हैं, समझने से ज़्यादा है आपको यहाँ पर चीज़ें याद करनी पड़ेंगी। 2 प्रकार की ग्रंथियाँ, सीर्मी ग्रंथि, श्लेष्मिक ग्रंथि। श्लेष्मिक ग्रंथ से म्यूसिन नामक पदार्थ निकलता है, क्या निकलता है? म्यूसिन नामक पदार्थ निकलता है, जिसकी वजह से क्या रहता है? लार में चिकनाहट रहती है, लार में चिकनाहट रहती है, ठीक है ना, चिकनाहट रहती है। लार में चिकनाहट किसकी वजह से हो रही है? ये म्यूसिन की वजह से हो रही है। किसकी वजह से हो रही है? म्यूसिन की वजह से हो रही है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, ज़रा आगे चलते हैं और ज़रा चीज़ों को देख रहे हैं। यहीं मुख में ही यहीं पर क्या पाई जाती है? एक लार ग्रंथि पाई जाती है, पैरोटिड कहते हैं उसको, पैरोटिड ग्लैंड, ठीक है। सबसे बड़ी लार ग्रंथि है यह, सबसे बड़ी लार ग्रंथि होती है यह, सबसे बड़ी लार ग्रंथि। और इसी में जब सूजन आ जाती है तो एक रोग होता है, आपको मालूम है, गलसुआ। इसी में सूजन आने पर क्या होता है? गलसुआ नामक रोग होता है, जो कि विषाणु जनित है, ठीक है। क्या होता है? गलसुआ नामक रोग होता है, जो कि विषाणु जनित है ना। तो आप पॉइंट्स को देखते चलिए, बस पॉइंट्स को देखते चलिए, मैं क्या क्या लिख रहा हूँ यहीं पर आपको देखना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। हमारे मुख में रोज़ाना जो है, माउथ में जो है, पॉइंट्स को देखते चलिए बस आप। माउथ में तकरीबन 1 से 1.5 लीटर लार रोज़ाना बनती है, डेली। कितनी लार बनती है? सलाइवा, सलाइवा कितना बन रहा होता है? 1 से 1.5 लीटर रोज़ाना बन रहा होता है, ठीक है। मुख में कितना बन रहा होता है? ठीक है, कितना बन रहा होता है? 1 से 1.5 लीटर बन रहा होता है, ठीक है, 1 से 1.5 लीटर बन रहा होता है। और इसी का यहाँ पर एक पॉइंट और याद रखिएगा, जो पीएच मान होता है यार, वो
6.4 के आसपास का रहता है। मैं यहाँ आसपास का बोल रहा हूँ, मतलब आगे पीछे एकाक वेरी कर सकता है, जैसे 6.5, 6.6 या 6.3 इस तरह से वेरी कर सकता है। तो इसका जो पीएच मान रहता है लार का, जो मुख में बन रहा है, उसका क्या है पीएच मान 6.4। क्या है मेरे भैया 6.4 उसका जो है पीएच मान है, ठीक है ना। और ये याद रखिएगा, ये लार में 2 प्रकार के एंजाइम यहाँ पाए जा रहे हैं। सलाइवा में ही 2 प्रकार के यहाँ अगर मैं कहूँ और से और पाए जाते हैं, टाइलिन 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 प्लस डाइटेज, टाइलिन प्लस डाइटेज, ठीक है। टाइलिन और डाइटेज ये क्या काम करते हैं, स्टार्च के पाचन में मदद करते हैं, स्टार्च डाइजेशन, ठीक है, स्टार्च डाइजेशन। अभी हम मुख में ही हैं भैया, स्टार्च डाइजेशन की बात कर रहे हैं। कौन, आपके टाइलिन और डाइटेज, ये एंजाइम है दोनों। ये क्या है, एंजाइम है। क्या है मेरे भैया, एंजाइम है। मैंने आपको बताया था एंजाइम्स वगैरह का क्या कार्य है जब हम ग्रंथियां पढ़ रहे थे। तो टाइलिन और डाइटेज नामक एंजाइम यहाँ पर पाए जा रहे हैं, जो कि स्टार्च के पाचन में क्या है मेरे भैया, स्टार्च के पाचन में क्या है, सहायक है, ठीक है, स्टार्च के पाचन में सहायक है, ठीक है। एक पॉइंट और, लार की ही बात कर रहे थे, तो लार में एक कंपाउंड पाया जाता है जिसको कहते हैं लाइसोजाइम। लाइसोजाइम ये क्या काम करता है, मान लीजिए आपने मुख में लिया भोजन, मान लीजिए हाथ साफ नहीं है, तो वहाँ से जो जीवाणु कीटाणु चले जा रहे हैं आपके, यह उसको मारता है। किल बैक्टीरिया इन माउथ, है ना, शुरुआती लेवल पे किल बैक्टीरिया, मुख में जो बैक्टीरिया आपके इधर उधर से जो हाथ से जा रहे हैं, जो भोजन में मौजूद है, शुरुआत मुख में ही, किल बैक्टीरिया प्रेजेंट इन फूड, प्रेजेंट इन फूड इन माउथ, इन माउथ, ठीक है। और इसी की वजह से यह बैक्टीरिया वगैरह को किल कर देता है, तो पसीने के थ्रू जो बाहर यह निकल रहे होते हैं, है ना, तो पसीना बदबू करता है। किसकी वजह से, लाइसोजाइम की वजह से जो आपका पसीना है वो बदबू करता है। अगर पानी वगैरह कम पीजिए तो दिक्कत हो जाती है, पसीना बदबू करता है। किसकी वजह से, इसी लाइसोजाइम की वजह से। लाइसोजाइम की वजह से क्या हो रहा है, पसीना भी बदबू कर रहा होता है, और यह भोजन में मौजूद शुरुआती दौर में क्या कर रहा है, जीवाणुओं को, या और अगर उस तरह के कुछ अनचाहे पदार्थ अगर जा रहे हैं जो कि हार्मफुल हो सकते हैं आपकी बॉडी के लिए, तो वह उसको क्या कर रहा है, वह किल कर रहा होता है, मार रहा होता है। क्या यहाँ तक सारी बात समझ में आई, क्या यहाँ सारी बात समझ में आई आपको? तो यहाँ से सारे पॉइंट्स इंपॉर्टेंट हैं, आप समझ रहे होंगे, है ना। और नर्वस सिस्टम आप देख चुके हैं, इसके बाद आपने कंकाल तंत्र भी देख लिया है, ये आज पाचन तंत्र है। जितना इससे पॉइंट बन सकता है, अभी पाचन तंत्र एक्चुअली छोटा नहीं है, इसमें आ जाते हैं आपके मिनरल्स भी आ जाते हैं। मिनरल्स में जैसे आपके कार्बोहाइड्रेट, फैट और प्रोटीन, तो ये बड़ा टॉपिक है, इस वजह से आप इसको ऐसे समझिए कि 2 लेक्चर में जाता है। तो सबसे पहले मैं पाचन ही करा दे रहा हूँ ताकि आपको सारे पॉइंट्स यहाँ से, क्योंकि पॉइंट्स बनते हैं, जितने लोग एग्जाम दे रहे होंगे उनको बहुत अच्छे से पता होगा कि यहाँ से सारी सवालें जो है फंसती हैं सर, ठीक है। तो ये भैया ये तो मुख की बात हो गई। अब मुख में भोजन का जो भी चबाना उबाना था आपने चबा लिया। हम दांतों की बात जब करेंगे तो वहाँ आपको और समझ में आएगा किस तरह से रदनक, इसके बाद आपका जो है और जो दांत है उस टाइप के, है ना, वो किस तरह से यहाँ पे कार्य कर रहे थे, चवर्णक, अग्र चवर्णक, वो सब हम बाद में बात करेंगे जब दांत में एक दिन पूरा स्पेसिफिक टॉपिक पढ़ाऊँगा आपको। तो यहाँ तक ये मुख में भोजन जो है अब मान लीजिए आया हुआ था, अब यहाँ से जो भी स्टार्च का पाचन हल्का होना था वो हो गया। अब वह जो है और भोजन कहाँ जा रहा है, वह जा रहा है नीचे, ठीक है, वह कहाँ जा रहा है, नीचे। अब जो मुख से भोजन, जो भी लार युक्त भोजन गले से उतर रहा है उसको बोला जाता है, क्या बोला जाता है, बोलस। क्या बोला जाता है, बोलस। तो लार युक्त जो मुख से भोजन आगे जा रहा है, ठीक है, उसको क्या बोला जा रहा है, बोलस बोला जाता है। क्या बोला जाता है, बोलस, ठीक है, क्या बोला जाता है, बोलस। क्या बोला जाता है, बोलस बोला जाता है, ठीक है। जब मैं बोर्ड भर दूंगा
तब आप अच्छे से स्क्रीनशॉट इसका आराम से ले लेना, ठीक है। यह बोलस जो है अब कहाँ प्रवेश करेगा, यह ग्रास नली में प्रवेश करेगा, ये जो फूड पाइप है, ठीक है। तो यही भोजन जो है लार युक्त भोजन यह कहाँ प्रवेश करेगा, अब फूड पाइप में करेगा, जो भोजन वाली नली है, ठीक है ना। इसको हम कहते हैं ग्रास नली, ठीक है ना। क्या बोलते हैं मेरे भैया, ग्रास नली बोलते हैं, ग्रास नली, या एक दूसरी भाषा में बोले तो ओसोफैगस, ओसोफैगस, ठीक है ना, OESOPHAGUS, ओसोफैगस, ये इससे जाता है। ओसोफैगस कि ज़रा देख लेते हैं, थोड़ी सा इसके लिए भी फैक्चुअल चीज़ देख लेते हैं। यह तकरीबन क्या होती है, 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है। क्या होती है, 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी, ठीक है, 22 से 25 सेंटीमीटर लंबी होती है, याद रखिएगा। और जो इसकी मोटाई होती है वो 25 से 30 मिलीमीटर होती है। कितनी होती है, 25 से 30 मिलीमीटर, याद रखना। 25 से 30 मिलीमीटर क्या होती है, यह मोटी होती है। क्या होती है, मोटी होती है। क्लियर हो गई बात। 25 से 30 मीटर क्या होती है, मोटी होती है। अब इसमें जो भोजन है वह यहाँ से कहाँ पहुँचेगा, अब अमाशय के पास पहुँचेगा। तो यह एक क्रमाकुंचन विधि, जिगजैग मोशन, ऐसे ऐसे जाएगा। कैसे कैसे, ये देखिए, भोजन ऐसे 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 जिगजैग, ठीक है। तो ये इसमें जो भोजन है अमाशय तक जो पहुंच रहा है, भोजन जो अमाशय तक जा रहा है मेरे भैया, भोजन जो अमाशय तक पहुंच रहा है, मतलब पेट तक, वह किस विधि द्वारा पहुंच रहा है, क्रमाकुंचन विधि द्वारा, क्रमाकुंचन विधि द्वारा, क्रमाकुंचन विधि द्वारा, आप जिगजैग मोशन कह लीजिए, जिगजैग मोशन, ठीक है। देखिए कोई पॉइंट छूट नहीं रहा है, बिना बनाए उस तरह से आपके सामने सारी बातें मैं रख रहा हूँ। क्लियर है बात ये, अच्छा। और ज़रा इसके बारे में देख लेते हैं और क्या बातें हो सकती हैं यहाँ पर। अच्छा, इसकी दीवार पर जो है कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। जो ओसोफैगस है आपका, ओसोफैगस है, ये नोट्स ये वही समझ पाएगा स्क्रीनशॉट लेकर के जो मेरी क्लास कर रहा होगा, वरना ये सब के लिए खिचड़ी ही है, ठीक है। ये सब के लिए जो लोग मतलब जो पूरा लेक्चर बिना सोचे कि अगर स्क्रीनशॉट ले ले काम हो जाएगा, उनको कुछ समझ ही नहीं आएगा कौन सी चीज़ कहाँ लिखी है, कतई नहीं समझ में आएगा, ठीक है। तो ओसोफैगस पे जो है कोई भी उसकी पाइप पर, इस पूरे पाइप पर, दीवार पर कोई भी क्या होती है, पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। दीवार पर कोई भी पाचन ग्रंथि, कोई भी पाचन ग्रंथि, पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है, कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती, ठीक है। तो इसकी दीवार पर कोई भी पाचन ग्रंथि नहीं पाई जाती है। हाँ, यहाँ पर जो है मतलब कि श्लेष्मिक ग्रंथियाँ रहती हैं, ये ग्रंथियाँ पाई जाती हैं इसके ऊपर, ठीक है। यहाँ पर श्लेष्मिक ग्रंथियाँ पाई जाती हैं जो कि म्यूसिन क्या निकालती हैं, म्यूसिन निकालती हैं, जिससे कि लार में चिकनाहट बनी रहती है। क्या यहाँ तक सारी बात समझ में आई है आप सभी को? क्या यहाँ तक सारी बात समझ में आ गई है? मुझे जहाँ तक उम्मीद है आप सभी को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा यहाँ तक कि यहाँ पर क्या बातें हम कर रहे हैं, ठीक है। तो ये पूरा चीज़ आप स्क्रीनशॉट लेना हो जल्दी से ले लो स्क्रीनशॉट, ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। अब पागलों की तरह मैंने पढ़ाया है, लेकिन फिर भी आपके काम का बहुत है, आप ले लो स्क्रीनशॉट, ले लो जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। चलिए आगे चलता हूँ। अगर यह पूरा नहीं भी हो पाएगा, ठीक है, अगर ये लेक्चर पूरा नहीं भी हो पाएगा कोई बात नहीं है, अब मैं नेक्स्ट पार्ट में और करके इसको बताऊंगा अच्छे से, तो आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। फिलहाल इसमें जितना हो पाएगा उतना हम ज़रूर प्रयास कर रहे हैं, कितना हम कर ले जाएं, ठीक है। चलिए, तो
आगे चलते हैं ज़रा आप, ठीक है, आगे चलता हूँ ज़रा। अब ज़रा देखते हैं, हम लोग आते हैं स्टमक पर, अमाशय, अब अमाशय पर आ जाते हैं। पे भोजन कहाँ पे पहुँच आया, ये अमाशय पे चला आया है, ठीक है ना, अमाशय। जो लोग शुरू से कर रहे होंगे उनको समझ में आ रहा होगा यार, मैं इतना तो श्योर हूँ। अमाशय, ठीक है ना, पेट कह लीजिए आप, उसको छोटा सा का फिगर बना दूँ यहीं पर। ठीक है, ये अमाशय, इसकी जो दीवार होती है इधर, ये जो दीवार आप देख रहे हैं ना, ये मैं बनाए दे रहा हूँ ऐसे दीवार है ना, इसकी दीवार पे ये जो लेयर है यह म्यूसिन की परत होती है। क्या होती है? म्यूसिन की परत, म्यूसिन, है ना। इसके अमाशय पर म्यूसिन की परत होती है, जो कि एक तेज अम्ल पाया जाता है पेट में, आपको मालूम होगा, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, उससे इसकी दीवार को बचाती है, उससे इसकी दीवार को बचा रही होती है। चलिए ज़रा हम आगे चलते हैं अमाशय के बारे में। जो भोजन अब आया है, ठीक है, भोजन में आया है, अब वहाँ पे ज़रा देख रहे हैं यह किस तरह का हो रहा है। यह जे आकार का होता है। किस तरह का होता है? जे शेप का होता है, ठीक है। इसमें भोजन जो है 5 से 6 घंटे के लिए रहता है, 5 से 6 घंटे के लिए, सॉरी 4 से 5 घंटे के लिए, 4 से 5 आवर्स के लिए जो भोजन है वो इसमें टिका रहता है, ठीक है। मतलब 4 से 5 घंटे तक भोजन यहाँ पर मौजूद रहता है, ठीक है ना, भोजन यहाँ पर मौजूद रहता है। आगे ज़रा देखते हैं, यहाँ पर 2 आपके वॉल्व टाइप की चीज़ें पाई जाती हैं। ये यहाँ पर ये जो गोल दिख रहा है आपको, दिस इज कार्डिया, और यह क्या है आपका? पाइलोरिक। ये वाला जो है, ये वाला जो है गोल वाला, यह क्या है? पाइलोरिक, ठीक है, ये क्या है? पाइलोरिक है ना। तो ज़रा देखते हैं इसको। ये जो कार्डिया है, कार्डिया का क्या काम है? कार्डिया, कार्डिया का यह काम है कि जो भोजन आ चुका है, जो भोजन आ चुका है अमाशय में, उसको वापस ग्रास नली में ना जाने दें, ठीक है ना। तो भोजन को वापस किसमें? ग्रास नली, ओसोफेगस में नहीं जाने देगा। ग्रास नली जो है उसमें नहीं जाने देगा, ठीक है, नहीं जाने देगा। क्या करेगा? नहीं जाने देगा। ठीक उसी प्रकार से जो पाइलोरिक है, ठीक उसी प्रकार से जो पाइलोरिक है वह क्या काम कर रहा है? छोटी आंत से, स्मॉल इंटेस्टाइन जिसको बोलते हैं, स्मॉल इंटेस्टाइन से कहाँ? अमाशय, स्टमक, अमाशय नहीं जाने देगा, वापस नहीं जाने देगा। मतलब जो भोजन पहुंच गया है छोटी आंत में, वो वापस बैक फ्लो करके नहीं आएगा, वो वापस बैक फ्लो करके नहीं आएगा। कहाँ? वापस अमाशय में, वापस अमाशय में। क्या यहाँ तक बात समझ में आई सभी को? ठीक है, तो वहाँ पर वो वापस फ्लो करके नहीं आएगा। चलिए और कुछ बातें ज़रा देख लेते हैं जल्दी जल्दी, क्या है यहाँ पर, ठीक है। याद रखिएगा, इसकी दीवार पर, इसकी वॉल्स पर अमाशय की तकरीबन 4 करोड़ क्या पाई जाती हैं? पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। समझ रहे हैं? देखिए भगवान ने किस तरह से बनाया है। 4 करोड़ के आसपास ग्रंथियां पाई जाती हैं, ठीक है। 4 करोड़ के आसपास पाचन ग्रंथियां पाई जाती हैं। पाचन मतलब वही जठर ग्रंथियां, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल, गैस्ट्रोग्लैंड्स ऐसे कह लीजिए आप, ठीक है। पाचन ग्रंथियां तकरीबन 4 करोड़ के आसपास इस पे
पाई जाती हैं। ठीक है, आगे ज़रा देखते हैं। और इसकी दीवार पे देखिए जो कोशिकाएं पाई जाती हैं वो मैं आपको बता देता हूँ, कुछ एक दो इम्पॉर्टेंट बात बता देता हूँ। इसकी दीवार यहाँ पर पेट में आमाशय में पाई जाने वाली जो कोशिकाएं हैं, एक पेरिटियल कोशिका है और एक पेप्टिक कोशिका है। ठीक है, यहाँ पे दो सेल्स पाई जा रही हैं, एक पेरिटियल है और दूसरा है पेप्टिक। क्या नाम है उसका? पेप्टिक। पेप्टिक कोशिका। क्या है? पेप्टिक कोशिका। पेरिटियल कोशिका HCl निकल रहा है वहां से। क्या निकल रहा है? HCl। HCl का मतलब है हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। और जो पेट में निकल रहा है आमाशय में, इसका जो pH मान रहता है यार, वह 1 के आसपास है। बहुत खतरनाक, बहुत ज़्यादा खतरनाक। ठीक है, तो ये बात हो गई। अभी मैं आपको कुछ और बातें भी बताऊंगा। पेप्टिक कोशिका से क्या निकलता है? पेप्सिनोजन निकलता है। क्या निकलता है? पेप्सिनोजन निकलता है। क्या निकलता है? पेप्सिनोजन निकलता है। यहाँ से एक पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है। ठीक है, क्या बात क्लियर हुई? पेप्सिनोजन एंजाइम निकलता है ना? पेप्सिनोजन एंजाइम यहाँ से निकलता है और बाद में क्या हो रहा है उसको ज़रा देखिए। पेप्सिन है ना, पेप्सिन जो पेट से निकल रहा होता है, और ट्रिप्सिन जो है, पेप्सिन मतलब कि यह जो है आगे चल के पेप्सिन का निर्माण होता है जब यह HCl के साथ मुलाकात कर लेता है तो। ठीक है, HCl के साथ जब मुलाकात कर लेता है तो पेप्सिन बन जाता है। क्या यहाँ तक सारी चीज़ें समझ में आई हैं आप सभी को? पाचन बड़ा है यार, तो मुश्किल है कि आज यह हो पाएगा टॉपिक, लेकिन कोई बात नहीं है, जितना आपने समझा है उतना बस है। ठीक है, अभी फ़िलहाल के लिए। और अभी जाइए मत, अभी मैं यहाँ एक इम्पॉर्टेंट चीज़ बात करने वाला हूँ जो कि इसी से रिलेटेड है और वह आपके डेली लाइफ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। उसको ज़रा सुन के तब जाइए आप सभी लोग। ठीक है, यहाँ तक सारे पॉइंट्स हो गए हैं। किसी को अगर स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले, किसी को स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले ले। ठीक है, अब पाचन बड़ा टॉपिक है तो यार मैं हबड़ करके मैं पढ़ाना नहीं चाह रहा हूँ कि आपका भी रिस्पॉन्स गलत आए, मेरा भी फीडबैक ख़राब हो जाए, तो अच्छा ही बात नहीं है वह, है ना। चलिए यहाँ पर एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ, बायोलॉजिकल साइकिल के बारे में थोड़ा सा बात करना चाह रहा हूँ। सपोज़ कि आप लोग, बहुत से लोग गांव वगैरह से बिलोंग करते हैं, शहर आते हैं। शहर आने पे दिनचर्या बिगड़ जाती है, न कोई खाने का समय रह जाता है, ना नाश्ते का वगैरह वगैरह, किसी चीज़ का टाइम जो है फिक्स नहीं रहता है। कब इधर गए तो 5 घंटे बाद खाना खा रहे हैं वगैरह वगैरह, पूरा सब गड़बड़ हो जाता है। तो ऐसे केसेस में वो क्या होते हैं, नई एज में गैस वगैरह के मरीज़ होने लगते हैं, कच्ची डकारें आने लगती हैं, तबीयत ख़राब होने लगता है, पेट दर्द रहता है, उल्टियाँ होती हैं, कच्ची डकारें आती हैं, सुबह सुबह उल्टी होने लगती है। ये बहुतों के साथ होता है। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ मैं सही बता रहा हूँ। ठीक है, ये बायोलॉजिकल साइकिल होती है शरीर की। मान लीजिए मैं गाँव में हूँ, सपोज़ सुबह 7 बजे के पहले 6 बजे तक तो चाय वाय और 8 बजे तक लोग जो है नाश्ता या खाना तक खा लेते हैं वहाँ उनका दिन का। इसके बाद दोपहर में 1-2 बजे खाते हैं, इसके बाद शाम को ही 7-8 बजे, जो कि गांव वगैरह का रूटीन है। जहाँ हालांकि मैं भी गांव से ही बिलोंग करता हूँ, तो जो मेरे यहाँ का रूटीन है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि ये इस तरह से है। ठीक है, किसान का ही बेटा हूँ। अब मैं यहाँ बायोलॉजिकल साइकिल क्या है उसको ज़रा सुनिए। आप चले आए शहर से यहाँ, ठीक है, आपके शरीर को आदत पड़ी है भोजन कितने बजे पाने की? 7 बजे, 2 बजे और रात के फिर वापस 7 बजे। अब वो सुबह 7 बजे क्या काम करता था? पाचन रस पेट से जो है वह पाचन रस पेट में छोड़ा जाता था, शरीर अपने आप छोड़ देती थी, आदत पड़ चुका है, पाचन में मदद हो जाता था। फिर वही दोपहर 2 बजे छोड़ देता था और फिर शाम के 7 बजे छोड़ देता था, तो पाचन आराम से हो जाता था। अब क्या काम हुआ है कि अब आप चले आए हैं शहर में। अब जब आप शहर में चले आए हैं तो आप भोजन, आप नाश्ता ले रहे हैं 10 बजे, सपोज 10 बजे ले रहे हैं, लेकिन शरीर को आदत पाचन जूस कब आने की पड़ी है? 7 बजे की।
पाचन जूस तो चला आया वहाँ पर, पचाएगा किसको? वहाँ तो कुछ है ही नहीं, आपने तो कुछ लिया ही नहीं है, और शरीर को आदत पड़ी है 7 बजे की, तो वह क्या काम करेगा? अमाशय की दीवार और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है वहाँ पर रिएक्शन करके क्या बनाता है? पित्त बनाता है, पित्त रस, जिसको आप कह रहे हो पित्त, पित्त बनाता है ना। और वही कच्ची डकारें आती हैं। ज़्यादा टाइम तक अगर इसका सोल्यूशन नहीं किया गया तो इसके काफ़ी क्रिटिकल परिणाम हो सकते हैं। आपको लग रहा होगा कि यह बहुत नॉर्मल चीज़ है, कोई नहीं, ठीक है, क्योंकि जो चीज़ 10 साल से बनी हुई थी वह 6 महीने में चेंज नहीं हो जाएगी, वह अगले 7-8 महीने तक उस तरह से ही शरीर आपका बिहेव करता रहेगा। तो कृपा करके एक टाइम बांध लीजिए, ठीक है। आप सुबह 7 बजे सो के उठते हो, कोई बात नहीं, 10 बजे भोजन ले रहे हो तो लो, 10 से 12 करने लगोगे तो शरीर क्या काम करेगा? 10 ही बजे एंजाइम छोड़ देगा, वो तो पाचन जूस वगैरह जो भी है, तो पचाएगा किसको जाके जब वहाँ कुछ है ही नहीं। हाँ, इसका एक सिंपल सा ये इलाज है, जो कि मान लीजिए हम लोग भी लेट वगैरह हो जाते हैं, तो मैं अपने लिए यही इलाज करता हूँ, ढेर सारा पानी पी लो। पानी पिए रहोगे सारा चीज़ बैलेंस रहेगा, है ना, समझ रहे हो? तो ये बायोलॉजिकल साइकिल, बायोलॉजिकल क्लॉक है एक, जो आपकी बॉडी की है ना। तो इसको मेंटेन करके रखना बहुत ज़रूरी है, इसको सही समय करके रखना ज़रूरी है। इसी के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था, मुझे ये नहीं याद आ रहा है कि किसको मिला था, किस सन में, लेकिन बहुत ज़्यादा दिन की बात नहीं है, पिछले 4-5 साल की बीच की ही बात है। उसी के लिए बायोलॉजिकल साइकिल के लिए नोबेल पुरस्कार भी मिला था। तो आप कृपा करके इस शरीर की साइकिल को मेंटेन करके रखें और अपना बहुत ख्याल रखें, क्योंकि पेट सही तो सब सही, जहाँ तक मेरा मानना है ना। पानी वानी पीते रहिए। चलिए यार, आज के लिए बस इतना ही। माफ़ी चाहूँगा कि पूरा नहीं हो पाया है, लेकिन कल का लेक्चर में ये मैं पूरा करवा दूंगा आपको, ठीक है। तो चलिए कल मुलाकात करते हैं। हो सकता है इसी के साथ में कोई एक नया टॉपिक भी ऐड कर दूंगा, ठीक है, हो सकता है इसी के साथ में कोई एक नया टॉपिक भी ऐड कर दूंगा, तो आप उसको जो है प्लीज़ देखिएगा, ठीक है। चलिए मुलाकात करते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए आप इसको अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं तो ले लीजिए, ताकि जो है आपका क्या हो, आपके पास पढ़ा रहे चीज़ें, ठीक है। क्योंकि शायद आज स्टाफ शादी पड़ी हुई है तो वो शायद निकल जाए, तो शायद इसका PDF शायद ना मिल पाए, लेकिन कोशिश रहेगी पूरी मेरी कि आपको ये पूरा मिल जाए वापस, है ना। चलिए आज के लिए बस करता हूँ इतना ही। कल मुलाकात करते हैं हम लोग 9 बजे। तब तक के लिए नमस्कार।